आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक की, और वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों, इस अध्याय में हम सबसे पहले बात करेंगे कि पुष्प है क्या। तो देखिए, जब भी हम पुष्प की बात करते हैं तो एक बात आप हमेशा के लिए याद रखें, पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित कायिक प्ररोह होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट के जनन से इसे जोड़ के देखें तो ये पौधे के लैंगिक जनन का अंग है, और ये पुष्प 4 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें इसके 2 भाग जो हैं वो सहायक जनन अंग के रूप में और 2 भाग जो है वो मुख्य जनन अंग के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बाह्य दल दल ये दोनों सहायक जनन अंग है, लेकिन पुंकेसर और स्त्री केसर ये मुख्य जनन अंग है। अब अंतर क्या होता है दोनों में, सहायक जनन अंग और मुख्य जनन अंग दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, सहायक जनन अंग तो हम उसे कहेंगे जो कि युग्मकों का निर्माण तो नहीं करता लेकिन जनन में हेल्प करता है। वहीं दूसरी और मुख्य जनन अंग उन्हें कहते हैं जिनमें युग्मक बनते हैं। तो पुमंग और जायंग, पुमंग जिसकी एकल इकाई को पुंकेसर कहा जाता है, और जायंग जिसकी एकल इकाई को अंडप कहा जाता है, और जायांग को हम स्त्री केसर भी कहते हैं। तो जायांग के अंदर मादा जननांग पुंकेसर या पुमंग में नर युग्मक का निर्माण होता है। तो नर युग्मक किस में बनेगा? एंड्रोसियम या पुंकेसर में। और मादा युग्मक किस में बनेगा? गाइनोसियम में या अंडप में। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधों की। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके सामने एक नाम दिख रहा होगा, मोनोकार्पिक प्लांट। देखिए, जब भी बात आती है मोनोकार्पिक प्लांट की, मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल या बीज धारण करते हैं। क्लियर बात? इसमें जो है आपके कुछ बहुवर्षीय पौधे भी शामिल हैं, जो है तो बहुवर्षीय, जिनकी जीवन अवधि तो बहुत लंबी है, लेकिन फल और बीज धारण वो जीवन में कितनी बार करते हैं? एक बार। तो अगर आपसे बहुवर्षीय पौधों की बात करें कि मोनोकार्पिक प्लांट में जो बहुवर्षीय पौधे कौन से आते हैं, तब तो आपका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो बांस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बच्चों आपके सामने 2 चीजें आपको दिख रही होगी। कई बार ये चीजें हमारे से पूछ भी ली जाती है कि भाई पुष्प जो होता है, इस पुष्प के 4 भाग है, तो सहायक जननांग के नाम बताओ। सहायक जननांग आपके कैलिक्स एंड कोरोला, यानी बाह्य दलपुंज एंड दलपुंज। बताओ मुख्य जननांग कौन से हैं? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसे आवश्यक चक्र भी कहा गया है पुष्प का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब एक और परिभाषा आपके सामने, पोलीकार्पिक प्लांट। पोलीकार्पिक प्लांट और मोनोकार्पिक प्लांट में कई बार एग्जाम में अंतर पूछे गए हैं। तो जब बात मोनोकार्पिक की आएगी, मैं फिर से क्लियर कर दूं, जब बात मोनोकार्पिक की आएगी तब तो ये अपने जीवन काल में कितनी बार? केवल एक बार फल या बीज धारण करेंगे। जब पोलीकार्पिक प्लांट की बात आएगी तो याद रख लेना, ये अपने जीवन में अनेक बार फल और बीज धारण करेंगे, और इसमें अधिकांश बहुवर्षीय पौधे शामिल है। बराबर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नर जनन अंग की। देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम को हम बोलते हैं पुमंग। क्या कहते हैं इसे? पुमंग। अब देखिए दोस्तों, एंड्रोसियम कैसा जननांग भाई? नर जननांग। प्रतीक क्या है? ए। इसकी प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर, यानी स्टेमन। इस पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। अब देखिए, आगे चलते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, यह बच्चों पुंकेसर का चित्र है। अब इस डायग्राम में आप देखिए, इसके शीर्ष भाग को एंथर बोल रहे हैं, हिंदी में इसे परागकोश कहते हैं, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये फिलामेंट है, इसे पूतंतु बोलते हैं। और ये जो तंतु और ये आपस में, जहाँ पे परागकोश आपस में जुड़ रहे हैं, जहाँ फिलामेंट और एंथर जुड़ रहे हैं, वहाँ एक संयोजी उत्तक होता है जिसे योजी कहते हैं, जो यहाँ पे होता है।
क्लियर बात है, आगे चलते हैं। अब देखिए, और ये बात यहाँ पे क्लियर भी है। अब बच्चों एक बात है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और परीक्षा में अनेकों बार पूछी भी गई है कि ये जो परागकोश होता है, जो पुंकेसर का शीर्ष भाग है, इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, परागकोश की जब भी हम बात करेंगे तो परागकोश द्विपालित होता है। अब द्विपालित से क्या तात्पर्य है? द्विपालित का मतलब ये हुआ कि परागकोश 2 पालियों में बटा हुआ होगा और प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु दानियां होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, तरुण एंथर में कुल 4 बीजाणु दानी होती। क्यों भाई कुल 4 कैसे? तो पालियां कुल कितनी है? 2। अब जब 2 पालियां हैं तो एक पाली के अंदर, जैसे कि ये संरचना देखिए आप, जैसे ये एक पाली है, ये दूसरी पाली है, तो एक पाली में जब 2 लघु बीजाणु दानी होगी तो दोनों पालियों में कुल कितनी होगी? 4 होगी। तो इसलिए सामान्यतः अधिकांश आवर्त बीजी पौधों के जो परागकोश होंगे वो द्विपालित होंगे और इसलिए प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु दानी, तो कुल एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु दानी होती है? 4। लेकिन यहाँ एक अपवाद है और वो आपको कभी भूलना नहीं है। एक कुल है बच्चों जिसका नाम है मालवेशी। मालवेशी कुल के जो पौधे होंगे उनका जो परागकोश है वो केवल एक ही पाली वाला होता है, मोनोलोब्यूलर होता है, बाकी तो बाइलोब्यूलर है। लेकिन मालवेसी कुल का जो पौधा है, उदाहरण बताइएगा, कपास, इसके अंदर एक पाली है, तो अब बताओ लघु बीजाणु धानी कितनी है? तो 2 ही है। वैसे तो अधिकांश पौधों में जो है लघु बीजाणु धानी एक परागकोश में कितनी है? 4 है। लेकिन मालवेसी कुल के पौधों में कितनी होगी? केवल 2 होगी। देखिए ये जानकारी, और इसे आप इम्पोर्टेंट बना करके नोट कर लेना बच्चों, परीक्षा में हमेशा ये क्वेश्चन आया है। वह कुल कौन सा जिसका परागकोश मोनोलोब्यूलर है, बाइलोब्यूलर नहीं होता? ठीक है, तो मालवेशी कुल। मालवेशी कुल के अंदर बच्चों याद रखना, यहाँ पर ये लघु बीजाणु धानी के बारे में बताया हुआ है, तो ये मोनोलोब्यूलर है, मतलब कि इसके अंदर केवल लोब कितना है? 1। इसमें बीजाणु धानी कितनी है? 2। बाकी में कितनी होती है? 4। आगे बढ़े क्या? चलो अब हम परागकोश की संरचना पे विचार करते हैं कि परागकोश की संरचना किस प्रकार की है। अब आप इस चित्र पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अनेकों बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। देखो आप, यह है एक परागकोश का डायग्राम। आपने परागकोश को ऐसे ऊपर से अनुप्रस्थ रूप से काटा है, तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको देखो एक पाली तो आपको ये यहाँ पे दिख रही है, ये वाली जहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूँ, ये एक हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरी एक पाली है। अब इसमें लघु बीजाणु दानी कितनी है? टोटल 2 है। दूसरी पाली ये हो गई जिसमें लघु बीजाणु दानी भी कितनी है? 2 हो गई। कुल कितनी है? 4 हो गई। ठीक है, अब देखो आप, इस लघु बीजाणु दानी अर्थात इस परागकोश के चारों ओर आपको कुछ लेयर दिख रही है। इस पूरे बाहर के आवरण को हम परागकोश भित्ति कहते हैं। तो इस परागकोश की अथवा लघु बीजाणु धानी की, देखो बच्चों मैं 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं। एक होती है लघु बीजाणु धानी और एक होती है गुरु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी तो हमेशा पुंकेसर के परागकोश में होगी और लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा और उस लघु बीजाणु को ही हम परागकण कहते हैं। परागकण जो है उसी के अंदर नर युग्मक होगा। तो क्यों हम पुंकेसर को नर जनन अंग कह रहे हैं? क्योंकि उसमें नर युग्मक बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? परागकोश में। परागकोश में नर युग्मक कहाँ है भाई? लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु धानी में किस रूप में? लघु बीजाणु या परागकण के रूप में। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मादा युग्मक कहाँ बनेगा भाई? मादा युग्मक मादा जननांग में। मादा जननांग का क्या नाम है? मादा जननांग को जायांग कहते हैं। जायांग की एकल इकाई को क्या कहते हैं?
अंडप कहते हैं। अंडप के आधार के अंदर अंडाशय होता है, अंडाशय में बीजांड होता है और बीजांड में होती है गुरु बीजाणु दानी, और गुरु बीजाणु दानी में बच्चों गुरु बीजाणु बनता है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, गुरु बीजाणु दानी की कि लघु बीजाणु दानी की? लघु बीजाणु दानी की। लघु बीजाणु दानी के सबसे बाहर के आवरण की पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे ये बाहर का आवरण है, इसे हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। बच्चों एपिडर्मिस के अंदर की ये लेयर आप देखिएगा, ये वाली लेयर, ये है एंडोथीसियम। क्या कहलाती है ये? एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम के अंदर की तरफ यहाँ मिडल लेयर होगी। ठीक है, और सबसे अंदर की लेयर आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाली, इसे टेपिटम कहते हैं। तो कुल परतें कितनी हो गई? कुल हो गई लघु बीजाणु दानी के बाहर 4। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर मिडल लेयर और सबसे अंदर टेपिटम। कितनी लेयर है टोटल? 4। किसके चारों ओर? लघु बीजाणु दानी के चारों ओर। अब मैं एक बात आपको यहां बताना चाहता हूं, सुनिएगा। ये जो चारों परतें आपको दिख रही है, इन चारों परत में से केवल और केवल मध्य परत ही एकमात्र ऐसी परत है जो कि मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको 2 से 3 परतें देखने को मिलेगी। इस मध्य परत जो कि यहाँ पे होगी, ऐसे यहाँ पे 2 से 3 परतें देखने को मिलेगी, बाकी सभी एक परतीय है। एपिडर्मिस भी एक परतीय है, एंडोथीसियम एक परतीय है, टेपिटम एक परतीय है। तो सभी के अंदर सिंगल लेयर है, किसको छोड़कर? मध्य परत को। ठीक है, अब आप मुझे बताओ बाहर से सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? एपिडर्मिस, अधिचर्म। ठीक है, और अंदर जो ये संरचना आपको दिख रही है अंदर की तरफ, ये यहाँ पे बीजाणु जन उत्तक है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, और यही वो टिश्यू है जो आगे चल करके लघु बीजाणु बनाएगा, परागकण बनाएगा। ठीक है, तो इस टेपिटम का काम क्या है? टेपिटम का काम है कि अंदर जब भी लघु बीजाणु बनेगा तो उसे ये टेपिटम पोषण प्रदान करेगी। टेपिटम का कार्य बताओ? लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। ठीक बात। अब देखिए आप, टेपिटम फिर पोषण कहां से प्राप्त करेगा? टेपिटम को, इस टेपिटम के पीछे की तरफ ये जो मध्य लेयर होती है, मध्य परत होती है, ये टेपिटम को भोजन ला के देगी। ठीक है, और एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ये दोनों प्रोटेक्ट तो कर ही रही है, लेकिन जैसे ही लघु बीजाणु पूरी तरह से अंदर बन जाएंगे तो ये एंडोथीसियम यहां से टूटेगी। जहां पे आपको ये खांच दिख रही है ना, इन खांच वाले भाग से ये टूटेगी। कौन? एंडोथीसियम। और ये टूटेगी तो ये लघु बीजाणु दानी फट जाएगी, फटेगी तो अंदर से सारे परागकण बाहर चले जाएंगे। बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इस खांच वाले भाग को क्या कहते हैं? स्ट्रोमियम कहते हैं। स्ट्रोमियम किसका भाग है भाई? स्ट्रोमियम एंडोथीसियम का भाग है। एंडोथीसियम का वो भाग जहां की कोशिकाएं थोड़ी कमजोर होती है और जहां पर लघु बीजाणुदानी में अंदर की तरफ वलन देखने को मिले, ठीक है, वहां से स्ट्रोमियम वाले भाग से लघु बीजाणुदानी स्फुटित होगी। और यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई इन चारों परतों में से वह कौन सी परत है जिसकी कोशिका आर्द्रता ग्राही होती है और लघु बीजाणुदानी के स्फुटन में मदद करती है? तो वो तो है एंडोथीसियम। वह कौन सी है जो बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है? वो एपिडर्मिस। वह कौन सी है जो पराग कणों को और लघु बीजाणुओं को पोषण दे रही है? टेपिटम। टेपिटम को पोषण किससे मिल रहा है? मिडल लेयर से। ठीक है, बताइए जब परागकण पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे तब कौन सी दो परतें पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी? तो टेपिटम समाप्त हो जाएगी और मिडल लेयर समाप्त हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि टेपिटम का उपयोग कर लिया किसने? परागकण और लघु बीजाणुओं ने। और टेपिटम ने बाहर से किसका उपयोग कर लिया? मध्य परत का, क्योंकि टेपिटम ने तो भोजन मध्य परत से ही लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये परागकोश जो है चतुष्कोणीय है, क्योंकि 4 कोने हैं इसके। और एंथर की वाल के अंदर आपको 4 लेयर दिखाई देगी। ठीक है, आउटर लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और फिर टेपिटम। अब इन चारों परतों के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दी है। आप इनके नोट्स जरूर बना लें बच्चों। ठीक है, आपके सामने इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और इनके बारे में जानकारी जरूर लिख लेना। अब बच्चों बाकी हम जानकारी जो है वैसे तो कल डिस्कस करेंगे। कल हम परागकण के बारे में पढ़ेंगे कि परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है। परागकण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और कोविड काल चल रहा है, मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ। आप अपने आप को बचाएं। आप ही है जो अपने घर वालों की सुरक्षा कर सकते हैं तब जब आप घर से बाहर नहीं निकलें। किसी भी सूरत में आने वाले 15-20 दिनों तक घर में रहें और सेफ रहें। यदि आप गलती से भी बाहर चले जाते हैं तो आप बीमारी को लेके ही आएंगे। तो अपना ध्यान रखें। अगर आपको बहुत ज़रूरी है बाहर जाना पड़े तो मास्क का उपयोग करें और घर पे बैठ करके बढ़िया तरह से पढ़ें, नोट्स बनाएं। हम समय समय पर ग्रुप के अंदर नोट्स भेज रहे हैं और भी बहुत सारे संसाधन हैं जिनका उपयोग करते हुए आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।